हेलो आप लोगों को। अगस्त फर्स्ट का आज का एडिटोरियल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एज यूजुअल। उसके पहले जरा वर्ड मीनिंग देख लिया जाए। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें कोई ऐसा प्रोसेस लगा हो जिसको करने के बाद प्रोजेक्ट पूरा हो, काम पूरा हो, बट इन्वायरमेंट को क्षति नहीं हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बोले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इसमें इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचेगी, इन्वायरमेंट पे कोई हानि नहीं आएगी। इंडस्ट्रियली डेवलप करेंगे हम लोग, पेड़ों की कटाई नहीं होगी, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, उनको गंदा नहीं किया जाएगा। दैट पर्टिकुलर एवरीथिंग इज कॉल्ड, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग सस्टेनेबल प्रोग्रेस बोलते हैं। हाउंट, किसी चीज को लंबे समय तक, कोई ऐसी परेशानी जो लंबे समय तक पीड़ित कर रही है। एस्पायर, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी काम को करने का या किसी को अचीव करने की तीव्र इच्छा होना। फिजिबिलिटी, कोई भी प्रोजेक्ट कितना प्रैक्टिकल है, कितना आसानी से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फिजिबिलिटी कहा जाता है। प्रैक्टिकेबिलिटी, उसको प्रैक्टिकेबल कितना है, कितने आराम से उसको कार्यान्वित किया जा सकता है, कार्य में लाया जा सकता है। लिवरेज, टू गेट एज मच एडवांटेज और प्रॉफिट एज पॉसिबल फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव, किसी चीज का पूरा इस्तेमाल करना, उससे पूरा लाभ उठाना। सब कंसिक्वेंशियल, कंसिक्वेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, परिणाम जिसका निकले, अच्छा निकले। टाउट, लोगों को ये कन्विंस करना कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, अच्छा है, उसको टाउट कहा जाता है। सब्सिक्वेंट, बाद में होने वाला, कोई चीज जो बाद में हो रहा हो, किसी चीज के बाद होने वाले को सब्सिक्वेंट कहा जाता है। पेगॉन, किसी चीज को किसी खास पॉइंट में फिक्स करना। द टैक्स इज पेग्ड ऑन, एक्चुअली एट लगता है, ऑन उसने लगा दिया है, ऑन नहीं होना चाहिए, एडिटर ने लगा दिया था, एट होता है। किसी खास पॉइंट पे किसी चीज को फिक्स करना। टैक्स इज पेग्ड एट 7%। सोफिस्टिकेटेड, कोई भी मशीन या सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेवलप्ड, जटिल है बट डेवलप्ड है और बहुत इफेक्टिव है अपने काम में, देन इट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। बॉल्स्टर, किसी चीज को मजबूत करना या उसको स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना। प्रोस्पेक्ट, संभावना कि वो चीज होगी आने वाले समय में, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना। वायबिलिटी फिजिबिलिटी का ही सिनोनिम है। प्रोलिफरेशन, किसी चीज के नंबर में या अमाउंट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी, उसको प्रोलिफरेशन कहा जाता है। और इंटर्न, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, उसमें किसी चीज का किसी के परिणाम स्वरूप होने को इंटर्न कहा जाता है। दिस हैपेंड इन टर्न, दिस इन टर्न दिस हैपेंड, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट हैपेंड। आज का टॉपिक था न्यूक्लियर एनर्जी है। हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोयला, उससे उत्पादन होता है बिजली का। एक अभी है रिन्यूएबल एनर्जीज, विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, उससे उसके बीच में न्यूक्लियर एनर्जी भी आता है। और उसी न्यूक्लियर एनर्जी का अभी गवर्नमेंट ने तुरंत स्टेप इधर में रिसेंटली स्टेप लिया है, तो बस उसी का डिस्कशन है कि उस स्टेप का क्या असर पड़ने वाला है। अब देखो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे छोटे रिएक्टर्स, जहां पे न्यूक्लियर पावर से बिजली पैदा किया जाएगा, मस्ट डील विद द कॉस्ट ऑफ प्रोलिफरेशन रेसिस्टेंस। जब हम उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कुछ कारण है जिससे उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, कॉस्टिंग उसका बढ़ जाता है। उसको कैसे डील करेगा, यही एडिटर ने एक्सप्लेन किया है।
द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टीम अप विद द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्लान करे कि प्राइवेट सेक्टर मिलके टू स्टडी एंड टेस्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, कि वो उनको उनको उनकी स्टडी करे, अध्ययन करे और टेस्ट करे कि कैसा काम कर रहे हैं ये। न्यूक्लियर एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट पावर सोर्स, वो एक इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है इन द वर्ल्ड्स एनर्जी मिक्स, पूरी दुनिया में जो तरह तरह के एनर्जी के जो मिक्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है। एज इट वेट्स फॉर द डेवलपमेंट, अभी ये वेट कर रहा है पूरी तरह से डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जब बाकी के रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं, विंड पावर, सोलर पावर, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं किए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो फॉसिल फ्यूल के बाद यही एक है जो इंतजार कर रहा है उनके डेवलपमेंट का। व्हाइल फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, वही स्पेशली कोल, कंटिन्यूज टू रिमेन रेलेवेंट एंड मोर अफोर्डेबल, वो रेलेवेंट भी है और वो अफोर्डेबल भी है, सस्ते भी हैं, कोयला से उत्पादन जो होता है। न्यूक्लियर पावर ऑफर्स अ सफिशिएंटली हाई एंड सस्टेनेबल पावर आउटपुट, न्यूक्लियर पावर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है एंड सस्टेनेबल भी होता है, इन्वायरमेंट को हानि भी नहीं पहुंचती। इवन इफ, इसके बावजूद कि एक्सटर्नलाइज्ड कॉस्ट, बाहरी जो खर्चे हैं, कैसा बाहरी खर्चा, लाइक दोज ऑफ बिल्डिंग, बनाने का खर्चा, किसका, सेफ एंड रिलायबल रिएक्टर्स, रिएक्टर तो बनाना पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो वो सेफ भी हो, रिलायबल भी हो, उनका खर्चा, एंड हैंडलिंग स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, और जो उत्पादन होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको भी डिस्पोजल, वो बाकी के डिस्पोजल, वो रिएक्टिव होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, तो फिर वो उससे लोगों को हानि पहुंच सकती है, तो उसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा, उसका खर्चा कॉम्प्लिकेट कर रहा है इस पूरे कैलकुलेशन को। इंडीड कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट्स, कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, दैट एक्सपेंड टू नियरली ट्वाइस एज मच एज, वो बढ़ के दुगना हो जाता है, कॉस्ट भी और टाइम भी। एट द पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट कमीशनिंग, जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से चालू हालत में रहेगा होगा, उस समय में जो हमने स्टार्ट किया था, तो टाइम जो सोचा था कि इतने दिन में प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा, इतना खर्चा लगेगा, वो करीब करीब दुगना हो जाता है। आर नॉट अनहर्ड ऑफ, नॉट अनहर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि ये सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा सुनते सुनाई पड़ता है कि जब वो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसके खर्चे की बात की जाती है, टाइम की बात, और जब वो कमीशन होता है, मतलब जब वो अपना उत्पादन शुरू करता है, तो दुगना हो जाता है वो सारी चीजें। द न्यूक्लियर पावर टैरिफ, और उसका असर कहां पड़ेगा कि न्यूक्लियर पावर से जो बिजली का उत्पादन होगा उसका पर यूनिट कॉस्ट जो जाएगा इज हायर फ्रॉम यंगर फैसिलिटीज, यंगर फैसिलिटी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से उनका ज्यादा कॉस्टिंग हो जाता है। इवन इफ, इसके बावजूद कि दे फिल गैप्स, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी वो गैप फिल करता है किस किस के बीच में, रिन्यूएबल सोर्सेज से जो पावर मिलता है जिससे पीड़ित हैं, बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, रिलायबल तरीके से लगातार नहीं मिल पाता, सफिशिएंट नहीं मिल पाता, और कोयला वाला और रिन्यूएबल के बीच में जो गैप है कि पूरी तरह से इसको हमने बंद नहीं किया है, ये पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, तो उसमें ये गैप फिल होता है न्यूक्लियर एनर्जी से, लेकिन तब भी इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऑफ 10 मेगावाट्स, 10 मेगावाट्स टू 3 मेगावाट्स, 300 मेगावाट्स, 10 से 300 मेगावाट्स के ईच आर स्मॉलर वर्जन्स ऑफ देयर कन्वेंशनल काउंटरपार्ट, जो पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका छोटा वर्जन होता है जिसका पावर 10 मेगावाट से 300 मेगावाट तक होता है क्षमता जिसकी। दे एस्पायर टू बी, दे ट्राई टू बी सेफर, सेफ होते हैं,
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉमर्शियल फिजिबिलिटी। कॉमर्शियली भी ये फिजिबल होते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कि वो कॉमर्शियली फिजिबल हैं, प्रैक्टिकल है। बाय लिवरेजिंग द हायर एनर्जी कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन करते हैं। अ मॉड्यूलर डिजाइन, अ स्मॉलर ऑपरेशनल सरफेस एरिया, उनका डिजाइन भी एकदम मॉडल की तरह होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा, सरफेस एरिया भी कम चाहिए जहां पे वो रिएक्टर बनाए जाएंगे, लोअर कैपिटल कॉस्ट, और पैसा भी कम लगता है एसआरएम्स में। बट द चैलेंज इज टू हैव दिस एस्पिरेशन सर्वाइव एसएमआर's एक्सटर्नल कॉस्ट। बट चैलेंज ये है कि उसके जो एक्सटर्नलाइज्ड कॉस्ट होंगे, वो जो न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल और स्ट्रक्चर्स का बनाना आदि, उसको ये कैसे चैलेंज को वो मीट करता है। द गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने को सोच रही है न्यूक्लियर पावर जनरेशन को, विल ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर रेगुलेटरी सेफगार्ड। तो फिर ये डिमांड बढ़ेगा कि सेफगार्ड, सुरक्षा प्रॉपर होनी चाहिए अगेंस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वेस्ट, एनर्जी निकलने के बाद जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बच जाता है, बीइंग डाइवर्टेड फॉर मिलिट्री यूज, कि वो मिलिट्री यूज में ना जाए, मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर में एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। द फर्स्ट जनरेशन एसएमआरs आर एक्सपेक्टेड टू यूज लो इनरिच्ड यूरेनियम। यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन बहुत इनरिच्ड नहीं चाहिए, लो इनरिच्ड यूरेनियम इन फैसिलिटीज असेंबल्ड ऑन साइट विथ फैक्ट्री मेड पार्ट्स। फैक्ट्री में बने हुए पार्ट से ऑन साइट असेंबल करके लो इनरिच्ड यूरेनियम से न्यूक्लियर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा, टू प्रोड्यूस वेस्ट दैट कैन बी हैंडल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। उससे ऐसे वेस्ट निकलेंगे जिसको हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी हम उसका निष्पादन कर सकते हैं, उसको हम डिस्पोजल कर सकते हैं। एंड पावर दैट कैन बी सोल्ड एट इकोनॉमिकल रेट, और ऐसा पावर जिसको हम सस्ते रेट पे भी बेच सकते हैं। बट द रिएक्टर विल नीड फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग, लेकिन उनको बार बार न्यूक्लियर यूरेनियम की जरूरत तो पड़ेगी फ्रीक्वेंटली, एंड विल यील्ड अ कॉन्सिक्वेंशियल अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम, और उनसे जो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक खासे अमाउंट में प्लूटोनियम हो जाएगा, मिलेगा। प्लूटोनियम भी बम बनाने में काम आता है। बोथ आउटकम्स विल स्ट्रेस, और ये जो परिणाम है कि फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग भी चाहिए, प्लूटोनियम भी रहेगा, तो उसको डिस्पोज कहां किया जाएगा, कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, और ये दोनों चीजें दबाव पैदा करेंगे किस चीज पे, प्रोलिफरेशन रेसिस्टेंस, कि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएं। द AIEA, इंडियन एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, हैज टाउटेड द यूज ऑफ सेफगार्डेबल रिएक्टर्स डिजाइंस। उसने कन्विंस करने की कोशिश की है कि सेफगार्ड वाला रिएक्टर डिजाइन बनाया जाएगा, बट सच सॉल्यूशंस विल इंक्रीज कैपिटल कॉस्ट, लेकिन तब इसको बनाने में पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज्यादा होगा, कैपिटल कॉस्ट, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। सब्सिक्वेंट एसएमआर जनरेशंस में ऑल्सो रिक्वायर, बाद के जो एसएमआर में जो उत्पादन होगा वो रिक्वायर मोर इनरिच्ड यूरेनियम, ज्यादा यूरेनियम भी चाहिए होगा, स्पेशली इफ देयर फिजिबिलिटी इज पेग्ड एट, होना चाहिए था लॉन्गर पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस जनरेशन। अगर हम चाह रहे हैं कि लंबे समय तक लगातार जनरेशन होता रहे, बिजली का उत्पादन होता रहे, तो ज्यादा से ज्यादा इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, और
मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप सिस्टम भी चाहिए टू इंक्रीज फ्यूल इफिशियंसी, ताकि ईंधन का जो प्लूटोनियम आदि हम या सॉरी यूरेनियम डाल रहे हैं उसकी इफिशियंसी बढ़े, विच वुड इंक्रीज द ऑपरेशनल सर्विस एरिया। तो फिर जो सरफेस एरिया है जहां पे वो रिएक्टर लगाया जाएगा उसका एरिया बढ़ना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, एंड द जनरेशन कॉस्ट, और फिर कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। इनफैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैव अ फिक्स्ड बेसलाइन कॉस्ट एंड सेफ्टी एक्सपेक्टेशंस। उनका कुछ कॉस्टिंग फिक्स्ड है और उनका जो सेफ्टी एक्सपेक्टेशंस है वो भी चेंज नहीं होता है विथ एनर्जी आउटपुट। आप छोटा करो बड़ा करो, उनका जो सेफ्टी वाला पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, ये सेफ्टी बरकरार रखना होगा। विच मीन्स SMR बेस्ड टैरिफ्स नीड नॉट ऑटोमेटिकली बी, और अगर सेफ्टी का सब ध्यान रखना है तो टैरिफ जो बिजली के पर यूनिट कॉस्ट की बात होगी वो कम तो नहीं हो सकता है ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाई द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी increased its reactors capacity from 220 megawatts to 700 megawatts। अब जब कॉस्टिंग सेम है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी सेम है, तो बिजली का उत्पादन ज्यादा किया जाए, तो उसने 220 से 700 मेगावाट्स बढ़ा दिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। SRM's एबिलिटी टू बोल्स्टर द प्रोस्पेक्ट, संभावनाओं को मजबूत करने का की जो एबिलिटी है SMR का ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया विल दस डिपेंड, वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑन देयर कॉमर्शियल वायबिलिटी, कि ये कॉमर्शियली कितना प्रैक्टिकल है, मतलब कितना ये सस्ता पड़ेगा, कितना इसको हम डिस्पोजल में खर्च आएगा, मेन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इन टर्न और परिणाम स्वरूप ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस, और जब मार्केट कंडीशन है वो कितने बिकेंगी, अगर कॉस्टिंग उसका ये हुआ तो ज्यादा हुआ तो, स्टेबल ग्रिड्स कितने एकदम स्थिर वाले मिलेंगे, फ्लक्चुएशंस वाले नहीं, एंड अपॉर्चुनिटीज टू मास प्रोड्यूस पार्ट्स, बनाने वाले जो बोला था ना कि फैक्ट्री असेंबल्ड पार्ट से ही बन जाएगा, तो उसकी संभावना कितनी होगी, एंड द प्राइस ऑफ प्रोलिफरेशन रेसिस्टेंस, और इसको अगर बढ़ाना हो तो उसकी कीमतों में जो बढ़ोतरी आएगी, कीमतें होंगी, उसको कैसे हैंडल किया जाए। मतलब आपका ये जो एडिटोरियल था वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को अगर हम इंडिया में बड़े पैमाने पे लागू करना चाहते हैं तो क्या क्या परेशानियां आएंगी वो सारा डील किया हुआ था। आई होप आपने पढ़ा होगा, आपको ठीक लगा होगा, मेरे डिस्कशन से थोड़ी सेटिस्फैक्शन हुई होगी। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।